इंटरेस्टिंग है और याद रखिएगा कि ये कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से डेवलप होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें एमसीक्यूज किस लेवल पे आएंगे, ये भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ये मैं एडजस्टमेंट कर लूं कैमरे की ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। बेटे आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, इट इज अबाउट द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या चीज है, इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि नर्व इंपल्स बेसिकली वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है। ठीक है बेटे, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअली वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का नाम है। और हमेशा जो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है ये along the न्यूरॉन या एक्सोप्लाज्म जो होता है उसके साथ साथ चलेगी। तो यानी कि इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने बेसिकली इसमें एक और चीज पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगी ये टॉपिक, इसके एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि मेम्ब्रेन्स में चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, इसमें हम ये पढ़ते हैं। तो एक्चुअली मेम्ब्रेन जो है इसमें आपके पास दो तरह के पोटेंशियल होते हैं। एक को हम नाम देते हैं नंबर 1 पे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा जो है इसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो उसको हम पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, पोलराइज्ड। और जब ये एक्शन में होती है तो बेसिकली इसको हम डीपोलराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन होगी तो उसमें वैल्यू जो है वो याद रखिएगा -70 मिली वोल्ट होता है, और इसको वोल्ट में चेंज करेंगे तो 0.07 वोल्ट बन जाएगा। इसी तरह एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है +50 मिली वोल्ट, इसको वोल्ट मिली वोल्ट है, इसको वोल्ट में चेंज करेंगे तो 0.05 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करने की, जिसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूरोलीमा बोलते हैं। ठीक है जी, ये एक्चुअली मेम्ब्रेन प्रेशर किसका हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूरोलीमा का। न्यूरोलीमा क्योंकि न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं। सो ये जो इसका हमने आगे फर्दर पढ़ना है कि हमारे पास नंबर 1 पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है नॉन कंडक्टिंग स्टेट। एक तो पहला याद रखिएगा, इसको हम नॉन कंडक्टिंग रीजन भी बोलते हैं, या फेज भी बोलते हैं, या ड्यूरेशन भी बोलते हैं, स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास दूसरे जो स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टेबल रहती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें दूसरी जो चीज इन्वॉल्व है, सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इसमें आपके पास पोटेशियम लीकेज चैनल होने चाहिए।
और जब ये स्ट्रक्चर होता है तो इस पे मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसको जो मेजर करते हैं तो वो आपके पास -70 मिली वोल्ट रहता है। और जब ये कंडीशन होती है तो नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही होती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन को मेंटेन रखते हैं। तो इसका ये बेसिकली आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना है कि ये मैंने एक आप लोगों को दिखाया कि ये न्यूरॉन है, उसकी ये न्यूरोलिना है और ये न्यूरॉन का इंटीरियर है और ये न्यूरॉन का एक्सटीरियर है। ये न्यूरॉन का एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर का मतलब है कि ये बेसिकली आपके पास न्यूरॉन्स जब इंटीरियर एक्सटीरियर का पता चल गया ना बेटे आप लोगों को कि आउटर एनवायरनमेंट है, तो इसमें याद रखिएगा कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन होती है तो मोर पॉजिटिव आउटसाइड होते हैं और मोर नेगेटिव इनसाइड होते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। अगर आपसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइडेंटिफाई व्हिच मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन एग्जिस्ट, तो आपके लिए एक्चुअली रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इसमें मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव इनसाइड है। ये किस तरह से होगी इसको हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। यहां पर आपके पास एक ग्राफ है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन को, क्योंकि इसमें आप लोगों ने पढ़ना है इस स्ट्रक्चर को। ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, ये न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन्स की है। ये मोटर न्यूरॉन्स की भी हो सकती है, सेंसरी न्यूरॉन्स की भी हो सकती है, ये आपके पास बेसिकली इंटरन्यूरॉन्स की भी हो सकती है, किसी भी चीज की न्यूरॉन्स की ये मेम्ब्रेन को मैंने बनाया है। जी दुआ जी बेटे बोले। सर ये आपने नॉन कंडक्टिंग क्या लिखा है? नॉन कंडक्टिंग, इसमें कोई नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही होती, इस वजह से नॉन कंडक्टिंग लिखा है। थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा बेटे, अगर इस तरह से प्रोसेस है तो आप कहते हैं कि सर अगर आपने कहा कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन क्या है? पॉजिटिव आउटसाइड है और नेगेटिव इनसाइड है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि पंप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो यहां पर एक पंप अरेंज है। इस पंप को हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं। ये पंप है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जो कि एटीपी को यूज करता है। तो इसमें हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली आपके पास 3 सोडियम जो है वो बाहर आते हैं एक्सटीरियर में, और 2 पोटेशियम जो है आयंस जो है वो अंदर मूव करते हैं। अब दोनों क्या है? पॉजिटिव आयंस है। 3 पोटेशियम बाहर और 3 सोडियम बाहर है, 2 पोटेशियम इनसाइड है। तो एक्चुअली ये जो आयंस हैं इसका क्या मतलब है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो 10 टाइम फोल्ड्स होती है इन कंसंट्रेशन आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हम लिखेंगे कि ये 10 टाइम्स इंक्रीज होता है, ज्यादा है बाहर अंदर की निस्बत, और ये जो है ये 20 टाइम्स ज्यादा होता है इनसाइड एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। इसलिए इसको हम एक्टिव कहते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली पंप करता है। फिर अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स के अंदर जो है एक और स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चैनल। आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से याद है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोगों ने पढ़ा था चैनल प्रोटीन होती है। तो चैनल प्रोटीन जो है चार्ज पार्टिकल्स को गुजरने देती है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन होता है ना इस तरह से, तो याद रखिएगा ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पोटेशियम आयन जो है वो बेसिकली यहां से बाहर की तरफ मूव करता है।
और इसकी जो मूवमेंट होगी हमेशा याद रखिएगा पैसिव होगी, पैसिव डिफ्यूजन होगी, पैसिव होगी। अब आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने पढ़ा था चैनल्स में से जब भी आयंस और पास होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम चैनल है तो ये पैसिव होगा क्योंकि ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर लो है। तो एमसीक्यू पूछ सकता है कि लीकेज जो होती है वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है, एक्टिव होती है पैसिव होती है? तो आप कहेंगे ये एक्चुअली चैनल मीडिएटेड होती है और पैसिव होती है, फैसिलिटी डिफ्यूजन है ना। और इसमें इसको हम इस पोटेशियम चैनल को हम याद रखिएगा बोलते हैं नॉन वोल्टेज गेटेड चैनल या चैनल भी बोल सकते हैं कि इनको ये हमेशा ओपन होंगे, इनमें कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं होगा जो इसको ओपन करेगा, ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। तो ये जो कंडीशन आपने पढ़ ली यहां से लेकर यहां तक की, ये एक्सप्लेन करती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन को। और ये दो फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली आपको बता रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन इस वजह से है। अब जो मेम्ब्रेन है इस पे एक्शन मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये न्यूरॉन और न्यूरॉन के इस साइड पर ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये भी मेम्ब्रेन बनाई मैंने, सेल पूरा हो गया। आप देखते हैं कि सर नेगेटिव आयन ज्यादा था तो नेगेटिव आयन आपने बताया नहीं है, मैं नेगेटिव आयन को यहां पे शो कर देता हूं कि आपके पास ये नेगेटिव आयन के लिए है। सो नेगेटिव आयन जो है इनसाइड मोर नेगेटिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंस। एक को बोलते हैं डीएनए बोल सकते हैं, आरएनए बोल सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है। इसमें ये न्यूक्लियस में नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया कि इनकी वजह से सेल का इनसाइड जो है मोर जो है वो नेगेटिव हो जाता है और इसकी वजह से मोर पॉजिटिव हो जाता है। जी वकार बोले बेटे। Sir, can you explain the 10 and the 20 times that you said? You said 10 times sodium goes outside. That is a fold concentration. That is a fold of concentration. So concentration of sodium ion is higher outside the cell about 10 times as to the inside. Inside भी sodium ions होते हैं लेकिन उनकी concentration जो है वो 10 times ज्यादा होती है outside the cell. Whereas potassium ion is also present within the exoplasm or cytoplasm of the neuron. Their concentration is high as compared to the outside. Outside अगर for example इसकी concentration low है तो इसकी concentration इससे ज्यादा होगी, 10-20 times ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि concentration तब इसी दो reasons की वजह से ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर पाएगा। जी मैं दिया, आप बोले बेटे। सर फेडरल में लिखा है कि 30 टाइम्स ग्रेटर होगी, तो कौन सा सही होगा? अच्छा, अब मुझे मैं वही बताने लगा था, आप मुझे गाइड करें आपको कि 30 टाइम किसका लिखा हुआ है? 30 टाइम्स पोटेशियम का। पोटेशियम का लिखा हुआ है इनसाइड। ठीक है, और इसका 20 लिखा है, 10 लिखा है? जी 10। इसका 10 ही लिखा हुआ है। याद रखिएगा ये वैल्यू उन्होंने बताई है, ठीक है, ये भी वैल्यू ठीक है। अब आपको अगर एमसीक्यूज आ जाए कि सोडियम की कंसंट्रेशन विद इन दी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी यानी कि उसके एक्सोप्लाज्म में कितनी होगी, तो अगर वहां पे ऑप्शन 30 नहीं होगा तो आपका बेस्ट आंसर 20 होगा। अगर 20 नहीं है तो आपके पास 30 आंसर होगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है बेटे, याद रखना जी। थैंक यू। आपके पास जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन एग्जिस्ट करती है, जब कोई कंडक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा स्टिमुलस वो सोर्स है जिसकी वजह से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो वर्किंग में आती है। ठीक है जी, ये वो सोर्स है जिसकी वजह से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्किंग में आएगी। एक मिनट वेट करिए, इसकी वजह से ये वर्किंग में आएगी। फॉर एग्जांपल ये हमेशा याद रखिएगा मिनिमम होती है, मिनिमम अमाउंट is required to stimulate or change the membrane permeability. Threshold stimulus, इसको हम threshold stimulus बोलते हैं।
जैसे ही आप स्टिमुलस देते हैं मेम्ब्रेन को, तो मेम्ब्रेन जो है उसकी आउटसाइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है और इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये रिवर्स हो गया है, ये ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स। यहां पे देखिए मोर आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड मोर नेगेटिव, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, इनसाइड मोर पॉजिटिव, आउटसाइड मोर नेगेटिव। इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड किस्म के चैनल्स होते हैं जिसको हम सोडियम चैनल बोलते हैं। ये आपके पास सोडियम चैनल है। ये सोडियम चैनल जो है एक्चुअली सोडियम को इनफ्लक्स करता है। अब मुझे बताएं बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की या पोटेशियम की? तो आप कहेंगे सर बाहर तो सोडियम की ज्यादा है। तो सोडियम आयन जो है वो पैसिवली इस चैनल से मूव करके इस सेल की न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं या इसके एक्सोप्लाज्म में आ जाते हैं। जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो इस सोडियम आयन की वजह से इनके अंदर जो पॉजिटिव आयन है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा। अच्छा जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये होते हैं वोल्ट रेगुलेटेड, वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल्स। ठीक है, वोल्ट रेगुलेटेड चैनल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक फैक्टर क्या है, सॉरी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक फैक्टर क्या है, स्टिमुलस का, दूसरा फैक्टर क्या है, इस सोडियम आयन का। सो नर्व इंपल्स जो है कि प्रोपेगेट करती है, ये प्रोपेगेट कर रही है, मूव करती जा रही है, मूव करती जा रही है। जैसे जैसे मूव करती जाएगी इनसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होती जाएगी, आउटसाइड मोर नेगेटिव होती जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि न्यूरॉन्स में जब इनिशिएट होती है नर्व इंपल्स तो हमेशा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होती है। और जब ये मूवमेंट होगी ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, तो नर्व इंपल्स पैसेज के थ्रू जो है मूव करती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो चीज हुई है दैट इज कॉल्ड, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब यहां पर ये है कि सोडियम की इनफ्लक्स होने से, पैसिव मूवमेंट से, डिफ्यूजन से क्या होता है, डीपोलराइज होती है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होती है। पहले मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। अब मेम्ब्रेन परमिएबल हो गई है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। पहले नहीं थी, इसमें नहीं थी, इसमें इसको धकेला जा रहा था बाहर की तरफ, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि वो इसके लिए परमिएबल हो गई। तो इसका एक ग्राफ बनता है, पोटेंशियल ग्राफ होता है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसमें से एमसीक्यूज कैसे कैसे आ सकते हैं। इस ग्राफ में से बहुत से एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं आपके पास, ये आपके पास एक y एक्सिस है और ये आपके पास एक x एक्सिस है। ठीक है जी, यहां पर हम लिखते हैं कि हमारे पास टाइम या सेकंड्स आ जाते हैं, ये टाइम हमारे पास आ जाएगा और ये हमें मिली वोल्ट, करंट, वोल्टेज वगैरह आ जाएगा। याद रखिएगा आप लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हैं V = I × R, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ना सबने। तो ओहम्स लॉ अप्लाई होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कंडक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व इंपल्स के लिए। सो यहां पर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी है कि एक्चुअली हमारे पास ये बेसिकली है 0। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 20+, ये हमारे पास है 30+, ये स्केल बना दिया है, और ये हमारे पास है 50+। और 0 से नीचे अगर आएंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा -60, -70, -80। ठीक है जी। सो यहां पर आपने देखना है कि न्यूरॉन्स जो है उसमें जब -70 मिलीवोल्ट पे उसकी वेव जो है वो इस तरह से बनेगी, लीनियर होगी, फिर वेव जो है थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी और फिर ये इंक्रीज करेगी लाइक दिस।
इस जो ये जो ग्राफ बना है ये बताता है कि एक्चुअली ये है नंबर 1 पे आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि पोलराइज स्टेट है, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं देयर इज नो नर्व इंपल्स। फिर आपने क्या दिया, स्टिमुलस दिया इसको, या यहां पे लिख दें कि आपने ये एक्चुअली क्या की है, स्टिमुलस प्रोवाइड की है। इस स्टिमुलस ने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर दिया है, इस फैक्टर से इस रीजन में ले आया है। सो ये यहां पर इस तरह से हो जाएगी प्लस 50 वोल्ट पे जाके ये दोबारा नीचे की तरफ आएगी लाइक दिस, ठीक है। सो नंबर 2 पे आप लोगों ने पढ़ा कि स्टिमुलस है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहां पर नंबर 3 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम कहेंगे ये नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा है डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ है, तो ये डीपोलराइज हो गई है। ये आपके पास क्या है, एक पॉइंट यहां पर आ गया और फिर देखेंगे डाउन जा रही है। डीपोलराइज के बाद ये नंबर 4 जो है आपके पास, इसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन हो रही है। जब रिपोलराइजेशन होती है तो याद रखिएगा रिस्टोरिंग होती है। रिस्टोरिंग किसकी होती है, यानी कि ये वेव गुजर गई तो क्या ये पॉजिटिव इनसाइड ही रहेगा, नेगेटिव आउटसाइड ही रहेगा? नहीं, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आएगा। तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होता है। तो डीपोलराइजेशन के बाद ये डीप जाता है थोड़ा सा इस तरह से, और डीप जाने के बाद ये वापस आएगा लाइक दिस और इस तरह से दोबारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर हो गया। इसका क्या मतलब है, आपके पास यहां पर हम एक एवरेज बना लेते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास डीपोलराइज पोलराइज स्टेट है, और ये भी ये हमारे पास रिपोलराइज है, और यहां पोलराइज्ड बोल सकते हैं कि यहां पर जब ये लाइन आएगी ना तो इसका मतलब होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। जब ये लाइन आएगी तो ये होगा एक्शन मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। जब ये लाइन रिप्रेजेंट होगी इसका मतलब क्या होगा कि डीप रिपोलराइजेशन में सोडियम आयन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, तो सोडियम चैनल जो है याद रखिएगा वो क्लोज्ड हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल क्लोज होंगे तो फर्दर सोडियम जो है वो सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो जब ये डिफ्यूजन नहीं होगी तो एक्चुअली सोडियम प्लेस क्लोज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर याद रखिएगा इस कंडीशन को हम नंबर 5 को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डीप की हुई है यानी कि ये 80-85 को जाके ये टच कर रही है, यहां पर डीप है ना ये, इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये क्यों हुई, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है सर, इसमें हाइपर का मतलब है बहुत ज्यादा इंक्रीज, पोलराइज का मतलब क्या है, पोलराइज स्टेट कौन सी होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। तो जब पोलराइज होगी तो इसका क्या मतलब होगा, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो याद रखिएगा यहां पर ओपनिंग ऑफ जो गेट्स होते हैं पोटेशियम गेट्स वो होंगे। सो यहां पर पहले इसको समझने फिर ये भी समझ आ जाएगा। मैंने गलती की, मैंने आपको पहले ये समझाना चाहिए था कि यहां पर पोटेशियम गेट्स जो है वो बेसिकली यहां पर ओपन होते हैं। पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो जाहिर बात है उससे क्या होगा, पोटेशियम गेट्स ओपन होने से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है और इनसाइड मूव करता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास पोटेशियम गेट्स हैं। जब ये डिपोलराइजेशन की तरफ जारी होगी ना तो ये नेगेटिव नेगेटिव इनसाइड होगा, पॉजिटिव आउटसाइड होगा। तो आप लोगों ने पढ़े हैं दो तरह के पोटेशियम गेट्स, एक पढ़े हैं नॉन वोल्टेज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे यहां पर, और एक आपने पढ़े थे वोल्टेज। वोल्टेज आप लोगों ने कहां पढ़े, वो बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़े। तो यहां पर पोटेशियम चैनल है ये, और ये जो पोटेशियम चैनल है ये एक्चुअली वोल्ट रेगुलेटेड है।
या वोल्टेज से है, पोटेशियम वोल्टेज गेट्स है, ये तब ओपन होते हैं जब नर्व इंपल्स सोडियम से गुजरकर सोडियम चैनल को ओपन करके आगे जा रही होती है। अब ये पीछे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब तक नर्व इंपल्स यहां पर आएगी तो ये गेट्स ओपन होंगे। इससे क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो बेसिकली अंदर की तरफ, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन आपको पता है ज्यादा है। इस वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है। हाइपर पोलराइजेशन जो होती है वो एक्चुअली आपको याद होनी चाहिए। हाइपर पोलराइजेशन वो बेसिकली होगी आपके पास ड्यू टू दी स्लो क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स। ठीक है, जब स्लोली ये बंद होते हैं ना तो तब ये हाइपरपोलराइज होता है और दोबारा फिर ये क्या देता है, पोलराइज स्टेट में चल जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है ना ये कितने टाइम में होता है, रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन जो है उसके लिए याद रखिएगा, चाहे डीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन है, चाहे वो रिपोलराइजेशन है, यही दो चीजें होती है ना। डीपोलराइज से दोबारा रिपोलराइज होगा, तो इसके लिए टाइम का अगर क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों बुक्स में कॉमन है, ये याद रखिएगा। टाइम का अगर पूछ ले तो इसमें आपके पास 2 से 3 सेकंड्स अवेलेबल होते हैं। 2 to 3 सेकंड्स में ये सारा काम प्रोसेस हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस होगा तो बेसिकली आपके पास नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट हो चुकी। स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। सो स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स जो है ना, याद रखिएगा इसका क्या हो सकता है। मैं भी क्वेश्चन लेता हूं आपको एंड पे। तो स्पीड ऑफ नर्व जो है एक्चुअली नॉर्मल स्पीड जो है ह्यूमंस में 100 मिलीसेकंड्स होती है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड जो है ह्यूमंस में, नॉर्मल स्पीड जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसका क्या होगा। तो वो एक्चुअली है 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 100 मीटर तक नर्व जो है वो नॉर्मली ट्रैवल कर रही होती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मली ये कहां से कहां तक करेगी और ये कहां तक जा सकती है, हाईएस्ट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और ये होती है 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अगर मैक्सिमम का आपसे पूछ ले तब भी आप बताएंगे। फिर और ये जो नर्व इंपल्स है ये एक्चुअली याद रखिएगा आपके पास जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इनकी है। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जो नर्व इंपल्स की वैल्यूज हैं वो इसमें दी गई हैं। जी बेटे, जी क्वेश्चन हम लेते हैं एहसान। जी बेटे, सर मैंने ये पूछना था कि लाइक ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये मतलब फेडरल में कुछ और दी हुई हैं और पंजाब में कुछ और है, तो मतलब क्या करना है इसका। एक तो ये वाली वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, ये वाली वैल्यू का डिफरेंस है ना, और तो कोई डिफरेंस नहीं है कि और भी डिफरेंस है। नहीं बस यही है सर। तो बस आपको मैंने पहले भी बताया था, स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर आपके पास 30 टाइम अवेलेबल नहीं होगा तो 20 बेस्ट होगा, अगर 20 नहीं होगा तो 30 बेस्ट होगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। सही हो सर। ये आपने ये क्या लिखा है इधर, मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन, इसका क्या मतलब है इधर। ये नेगेटिव चार्ज होती है ना इस पे, अच्छा सही सर। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, सेल के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज इनकी वजह से है। सही, थैंक यू सर। नर्व इंपल्स जो है वो एक नोड से दूसरे नोड तक जाती है, नोड टू नोड जाती है माइलिनेटेड में, इसको हम बोलते हैं जंपिंग
नर्व या साल्टेटरी नर्व जो नोड से नोड की तरफ जाती है। नोड से नोड का मतलब ये है कि आपके पास एक न्यूरॉन ये है और इसके ऊपर जो मौजूद है माइलिन शीट मौजूद है। फॉर एग्जांपल श्वान सेल्स मौजूद है, ये ठीक है। और इन श्वान ये जो श्वान सेल्स हैं ये माइलिन शीट जो है उसकी प्रोडक्शन होती है इस तरह से, ठीक है जी, माइलिन शीट होती है। सो जो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो यहां पर इस नैरो रेंज में होता है। न्यूरोफिब्रल नोड्स जिसको हम पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने कल पढ़ा था न्यूरोफिब्रल नोड्स का कि न्यूरोफिब्रल नोड्स क्या हैं, तो इनके दरमियान है। और जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन से एक्शन मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन की तरफ जाती है तो ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये जंप करती है यहाँ पर। इस चीज को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। और इसमें स्पीड ब्रेकर कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपसे ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि नर्व इंपल्स में जो साल्टेटरी नर्व इंपल्स है उसमें स्पीड ब्रेकर के तौर पे एक्ट कौन कर रहा होता है ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए, तो वो एक्चुअली ये आपके पास माइलिनेटेड शीट जो है, माइलिन शीट जो है, याद रखिएगा ये इसको रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है जी। इस चीज को हम बोलते हैं स्पीड ब्रेकर और इसी वजह से साल्टेटरी नर्व बनती है। जी कोमल आप बोलो बेटे। जी ऐसा सर कल आपने ना एक मतलब क्वेश्चन लिखवाया था न्यूरॉन से रिलेटेड के जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो भी मल्टीपोलर होते हैं, तो सर बाइपोलर भी होते हैं, मल्टीपोलर भी होते हैं। जी सर, नहीं आपने यूनिपोलर लिखवाया था मेरे ख्याल से, पता नहीं बाइपोलर नहीं मैंने कहा था कि याद रखिएगा कि आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ना, सेंसरी न्यूरॉन ये यूनिपोलर होते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो बाइपोलर होते हैं ये इंटर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो ज्यादातर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन इंटर न्यूरॉन्स जो है ये मल्टीपोलर हो सकते हैं। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यस सर, सही समझ आ गई। और सर जो हमारे पास साइनैप्स बनते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो कितने साइनैप्स बनते हैं, 2 या 3? बेटे ये तो 2 बनेंगे ना, एक इस साइड से बनेगा एक इस साइड से बनेगा, 2 साइनैप्स बनते हैं। एक जो ब्रेन होते हैं जी, जो ब्रेन की तरफ लेके जाएगा इंटर न्यूरॉन उधर नहीं बनता? अगर तो वो रिक्वायर्ड होगा तो देन ना, आपने पहले स्पाइनल कॉर्ड का पूछा तो स्पाइनल कॉर्ड में तो 2 हैं। अगर अब वो ब्रेन की तरफ जाना है, जो वॉलंटरी एक्शन है तो वो ब्रेन की तरफ जाएगा, तो वो जारी बात है मैसेज जो वहां पर तीसरा भी बनेगा। सर ये किस तरह एमसीक्यू आएगा कि बता दें कि 3 ये का बन एमसीक्यू कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जो है वो डोर्सल रूट गैंग्लियन नहीं है, ये वेंट्रल रूट गैंग्लियन वो मैनी है, ठीक है। अगर आपने अपने बुक के मुताबिक कहना है तो वहां पे 2 ही बनेंगे। वो पूछ सकते हैं हाउ मेनी साइनैप्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, साइनैप्स तो बहुत से होते हैं। ये देखें कि एक न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन है, ये कौन सा न्यूरॉन है आपके के सर, ये मोटर न्यूरॉन्स है। और मोटर न्यूरॉन्स के साथ भी साइनैप्स एग्जिस्ट करते हैं, पता आपको। ये एक मोटर न्यूरॉन है, फिर ये एक मोटर न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स भी जो है वो साइनैप्स बनता है। आप मुझे इसके डेंड्राइट्स को कैलकुलेट करके बता दें, मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर जी नेक्स्ट नूरुल हुदा आपका बेटा क्वेश्चन। सर ये जो हमारे पास सोडियम 10 टाइम्स आउटसाइड ज्यादा होता है और जो पोटेशियम होता है वो 30 टाइम्स अंदर ज्यादा होता है सर, तो ये जो कंसंट्रेशन हमारे पास क्रिएट होती है ये सोडियम पोटेशियम पंप के वर्क करने के बाद होती है ना? नहीं, पहले होती है सर, मतलब उससे पहले ही हमारे पास बाहर सोडियम ज्यादा और अंदर पोटेशियम कम होगा, तभी तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा होगी तो क्या जरूरत है सोडियम को बाहर फॉर एग्जांपल जाए, सोडियम तो अंदर की तरफ रश करेगा ना, बात समझाइए। तो पंप तभी एक्ट करता है जब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है, पंप तभी एक्ट करता है जब कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है।
याद रखिएगा हमारे सेल में ना दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें सेल के आउटर और इनर जो है कंसंट्रेशन सेम हो जाए। जिस दिन ये सेम होगी वो डेथ हो जाती है। ओके सर, जी थैंक यू सर। वेलकम। अलीना बेटे आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने अभी जो sleep के बारे में बताया वो दोबारा बता दीजिए। कौन सा बेटे, क्या पूछा आपने? आपकी आवाज नहीं सही आई थी अलीना। सर स्प्लिट ब्रेकर के बारे में आपने बताया ना अभी मालूम में। हाँ जी, ये मैंने बताया कि साल्टेटरी नर्व्स जो है, साल्टेटरी नर्व इंपल्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो पूरे मेम्ब्रेन पे नहीं है, वो एक्चुअली इन रीजन्स पे है। वो रीजन्स क्या है? एक्चुअली नॉन माइलिनेटेड रीजन्स है। माइलिनेटेड रीजन्स पे नर्व इंपल्स नहीं होती, लेकिन ये फास्टर जरूर करती है। ये सॉरी फास्टर कह रहा हूं कि ये जो है ये लोकल करंट को शूट करती है, लेकिन ये करंट को पास नहीं कर सकती। करंट यहां पर सिर्फ होगा, ठीक है। इसको हम साल्टेटरी नर्व इंपल्स बोलते हैं। जी बेटे फातिमा, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटे। सर ये आपने बताया था कि 3 सोडियम बाहर में और 2 पोटेशियम अंदर में, रीजन है? इसकी बड़ी रीजन है, इसकी कंसंट्रेशन रीजन है। अब कंसंट्रेशन इसकी रीजन है क्योंकि देखें 3 सोडियम जो है वो आउटसाइड जाएंगे, 2 पोटेशियम जो है वो इनसाइड आएंगे और इनका नेट चार्ज 1 बनेगा। तो 1 जो है तो वो तो कम है ना, नेट तो 1 बनता है, इस वजह से कम। ठीक है बेटे। जी सर। वेलकम बेटे। बेटे नेक्स्ट नर्व इंपल्स के बाद हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं। सर आपने लास्ट क्वेश्चन है बस। जी जी सर ये जो ना 2020 में क्वेश्चन आया था कि जो न्यूरॉन्स आर द सेल अडॉप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग एंड थिन प्रोसेसेस। तो जो हमारे पास फेडरल की बुक है, हमारी बुक में पीटीबी में तो लिखा नहीं हुआ है कि थिक कौन है या थिन कौन है। तो फेडरल की बुक में लिखा हुआ है कि जो एक्सॉन्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं, लेकिन इधर उन्होंने हमसे पूछी है लॉन्ग और थिन, और आंसर भी एक्सॉन ही लगाया हुआ था। तो ये क्या मतलब करना है? मेरी बात सुनिए, कल भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और थिक भी होता है। थिक एक्चुअली माइलिनेटेड शीट की वजह से है, ठीक है। जो शॉर्ट होगा ना, शॉर्ट, वो डेंड्राइट्स होंगे, थिन होते हैं, स्पाइनी होते हैं। सर फिर इन्होंने इधर लिखा हुआ था लॉन्ग और साथ थिन भी लगा दिया था, ठीक नहीं थिक होना लगाया। चाहिए, थिक होना चाहिए। सही आंसर रॉन्ग है ना फिर? हाँ जी, ये तो बुक की लाइन है जी जी। सो बेटे नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक है, इट इज अबाउट द साइनेप्सिस। व्हाट आर साइनेप्सिस? साइनेप्सिस बेसिकली हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक, हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक या साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन कंजक्टिव न्यूरॉन्स। ये इसकी डेफिनेशन आपको याद बेटे, मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी आपकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दें क्योंकि टाइम कम है, फिर सिलेबस पीछे रह रहा है। तो पहले हम कर लेते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक गैप है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा तो ये है एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक गैप्स और बिटवीन दी न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक जंक्शन है या गैप है, इसको हम नाम देते हैं साइनैप्स। एक होता है साइनेप्सिस, सॉरी ये मैंने साइनेप्सिस लिख दिया है, ये होता है साइनैप्स। साइनैप्स जो है वो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप है, साइनेप्सिस जो है वो आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है, उसकी डिटेल में नहीं हम जा रहे। तो सिंगल न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली इनकमिंग न्यूरॉन्स के साथ डिफरेंट न्यूरॉन्स के साथ बना सकते हैं, ठीक है। सो जो इंपल्सेस है इन साइनेप्सिस के थ्रू जो है पास होती है, रैपिड जो साइमल्टेनियसली कंसंट्रेशन होती है। सो साइनैप्स जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स।
न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स क्यों बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये केमिकल यदि सिग्नलिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बेटे 1 मिनट वेट करिएगा, ये मेरा नेट जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है, 1 मिनट बस, मैं इसकी जरा ठीक कर लूं इसे। प्लान उनको चुप वेट करिएगा, मैं ना इसको जरा ठीक करने लगा हूं। जस्ट 2 मिनट्स। आज हमने ना पूरा ये कंप्लीट कर लेना है हर हालत में। बेटे अब देखें, अच्छा जी, चले ये होता जाएगा, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली ये केमिकल्स मैसेंजर्स होते हैं जो नर्व इंपल्स को फर्दर कंटिन्यूस करवाते हैं। इनको बनाना जो है वो जरा टेक्निकल काम है, इसको आप लोगों ने देखते हैं कि आपके पास ये एक एक्सॉन है और एक्सॉन जो है आपको पता है इसमें मायोशीट होती है और एक्सॉन जो है वो आगे इस तरह से साइनेप्टिक नॉब बनाते हैं। इस चीज को हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं या हम इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये आपके पास आ रही है बेटे नर्व इंपल्स, ये आपके पास आ रही है नर्व इंपल्स, मैसेज आ रहा है, स्टिमुलस आ रही है, व्हाटएवर जो भी है। तो नर्व इंपल्स जब आती है तो एक्चुअली इसके अंदर बहुत से वैक्यूल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोस्केटरी वेसिकल्स बोलते हैं। और ये वेसिकल्स जो हैं ये कंटेन करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, ये फिगर हुई है, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स हैं जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं और ये सब्सटेंसेस जो है ये आ गई। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि नर्व इंपल्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती इस गैप को। कौन से गैप को? जो साइनेप्टिक जो है वो मेम्ब्रेन का गैप है। क्योंकि नीचे एक और न्यूरॉन जो है वो मौजूद होता है लाइक दिस, ये न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के दरमियान ये जो आपके पास गैप है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं और इसको हम एक और नाम भी देते हैं साइनेप्स, या हम इसको क्लेफ्ट पर नाम भी बोलते हैं, साइनेप्टिक गैप भी बोलते हैं या क्लेफ्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से एक मेम्ब्रेन इसकी हो गई है और एक मेम्ब्रेन इसकी हो गई, और इसको हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो केमिकल्स हैं इन्होंने अटैच होने हैं रिसेप्टर्स के साथ। जाहिर बात है कि आपके पास ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में केमिकल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो रही है और फॉलो हो रही है। तो इस चीज को हमने देखना है कि ये फॉलो जो होती है, ये साइनेप्स जो है ये फॉलो कैसे होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एमसीक्यूज कैसे किस लेवल के आ सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज जो है इस लेवल के आएंगे। ये रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस स्ट्रक्चर में आकर स्टोर हो जाते हैं और ये गैप में, और फिर इसके साथ क्या कर देते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस अटैचमेंट की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली स्टिमुलेट हो जाती है, और स्टिमुलेट होती है तो मैसेज जो कि नर्व इंपल्स की शेप में आया था वो किस में चेंज हुआ, केमिकल में चेंज हुआ, और केमिकल ने इस स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, इसको एक्शन, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये रेस्टिंग में था। इस केमिकल ने इसको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज कर दिया। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिसीव होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, सिग्नल्स जो है ट्रांसफर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन वेसिकल्स को हम साइनेप्टिक वेसिकल्स का नाम देते हैं। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है कि ये हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। साइनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर रखते हैं। आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो बहुत से हो सकते हैं। एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। इसके आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उससे पहले जो है ना एक वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है कि जो साइनेप्सिस है ना एक्चुअली वो दो तरह के हो सकते हैं। एक मिनट, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करें, उनको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और वो न्यूरॉन्स जो है वो इनहिबिट करें उसको हम इनहिबिटरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो एक आपके पास है एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, और एक है आपके पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। ये दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। वो न्यूरॉन्स जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करते हैं उनको हम एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल आपके पास पहली एग्जांपल जो है ना वो याद रखनी है, वो है एसिटाइलकोलिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरी आप लोगों ने याद रखनी है बायोजेनिक अमाइंस। बायोजेनिक अमाइंस ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये क्या करता है, ये एक्चुअली एक्साइटेटरी है। फिर आपके पास एपिनेफ्रिन है और नॉन एपिनेफ्रिन है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं इसको, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन भी बोल सकते हैं। नॉन एड्रेनालिन, ये देखिए कि ये आपके पास एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन ये बेसिकली हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप लोगों के पास एक है सेरोटोनिन, ये सारे आपकी बुक में मौजूद है सेरोटोनिन, और एक और भी है जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं, एंड डोपामाइन। ये आपके पास जितने भी एक्साइटेटरी है ये एक्चुअली एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं। एक्साइटेशन का मतलब यहां पर ये है
कि एक्चुअली क्या करेंगे, ये न्यूरॉन की जो कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सब में से स्लीपिंग पैटर्न को कौन कंट्रोल करता है, तो वो जाहिर बात है डोपामिन हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है ये हमारे पीएनएस में होता है। ये दो आपको पता होना चाहिए। पीएनएस में कौन से होते हैं, पैराफेरनल सिस्टम में एक्चुअली आपके पास एसिटाइलकोलिन होती है। सेरोटोनिन और डोपामिन ये हमारे ब्रेन में मोस्टली मौजूद होते हैं, जिसमें हमने ज्यादातर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास डोपामिन ब्रेन में मौजूद होता है। अगर ये ब्रेन में मौजूद नहीं होगा तो ये कभी भी वर्किंग नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो है जो रिएक्शन को स्टॉप करवा देते हैं, यानी कि यहां से निकलेंगे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को जाके ब्लॉक कर देंगे। तो इसकी एग्जांपल है अमाइनो एसिड, एक है, पहले याद रखिएगा एंडोर्फिन। ये एक बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये एक हार्मोन भी है, पेप्टाइड्स भी है। इसका ये हार्मोन के तौर पे भी एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हार्मोन के तौर पे भी एक्ट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करता है। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करता है और हार्मोन के तौर पे भी एक्ट करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में which of the following chemical act as both hormone and neurotransmitter, तो वो होगा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन जो है ये एक्चुअली पेन की परसेप्शन को ब्लॉक करता है। पेन की जो फीलिंग है या सेंसेशन है उसको ब्लॉक करेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ हो या सर में दर्द हो रही हो तो पैराडॉल या इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो ये एक्चुअली एंडोर्फिन होती है जो बेसिकली रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करती है ब्रेन में और बॉडी में, और पेन की फीलिंग सेंसेशन जो है वो नहीं होती। एंडोर्फिन के बाद आप लोगों के पास एक और हार्मोन है और एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हम बोलते हैं GABA। GABA पंजाब के स्टूडेंट्स ये नहीं पढ़ते, लेकिन आपने गाबा के बारे में पढ़ना है। GABA गैबा, इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। बेटे इसको बोलते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये वो वाला ब्यूटेरिक एसिड नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ा, ये इसमें यूज हो रहा है ब्यूटेरिक एसिड। ये भी हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन रखता है। इसके अलावा एक और न्यूरोट्रांसमीटर भी है जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है ये भी एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर ये भी एक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आप लोगों को मैंने न्यूरोट्रांसमीटर का पाथवेज बताया, क्लेफ्ट का बताया, और फिर आप लोगों को एक और पता होना चाहिए कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमने पढ़ ली हैं और हमने साइनेप्सिस के बारे में पढ़ लिया कि साइनेप्सिस क्या होगा। एक मैं आप लोगों को चीज बता दूं कि जो आप लोगों ने बेटे सबके एमसीक्यूज लेता, सबके मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूं कि आपके पास साइनेप्सिस जो है वो दो तरह की होती है। आज मैंने ये वाइंड अप करना है तो कल मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाना है क्योंकि वो इजी है। साइनेप्सिस जो है वो दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्सिस और एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। आपने अभी ये जो पढ़ी है ना, ये सारी साइनेप्सिस का जो प्रोसेस पढ़ा है ये वाली, ये एक्चुअली आपने पढ़ा है केमिकल साइनेप्सिस, क्योंकि इसमें केमिकली जो है वो इन्वॉल्व है, केमिकल इन्वॉल्व है। एक साइनेप्सिस होती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, वो जरा डिफरेंट होती है। ये मैं इसको रेस कर रहा हूं, इसके पैरेलल बनाऊंगा कि आपके पास एक ये
न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन का बेसिकली क्या है, एक्सोप्लाज्म एक्सॉन है। सो ये इस तरह से आपके पास साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसी तरह आपके पास एक और न्यूरॉन है और उसकी ये आपके पास एक्सॉन टर्मिनल है। तो दो न्यूरॉन्स आपने पढ़ लिए, ये भी दो न्यूरॉन्स के दरमियान है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान है। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पर लिंक्ड होते हैं ये एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्या होंगे बेटे, लिंक्ड होते हैं। इस वजह से इसको इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस बोला जाता है। ये आप लोगों ने जो साइनेप्सिस पढ़े हैं ये आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, और ये जो पढ़े हैं ये आपके पास केमिकल साइनेप्सिस है। ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, साइनेप्सिस जो है, इनके दरमियान स्पेस कितनी होगी, इनके दरमियान लेंथ गैप का वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो स्पेशलाइज होते हैं, रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें साइनेप्टिक क्लिफ्ट जो होता है ना ओनली 0.2, ये जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है यहां से लेके यहां तक, ये ओनली, इसकी वैल्यूज पंजाब में नहीं दी लेकिन फेडरल बाकी तमाम बुक्स में दी है, 0.2 नैनोमीटर होगा। और इसका जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट का साइज है वो याद रखिएगा 20 तक चला जाता है, 20 नैनोमीटर तक होता है, 20 नैनोमीटर होगा। ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है। फिर आप लोगों ने एक पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक में भी होता है, सब कुछ चीजें आप लोगों ने डाली। जी अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं, वन बाय वन मैं सबसे क्वेश्चंस लेता जाऊंगा। जी साइमा सलीम, जी बेटे। सर ये मैंने पूछना था कि कब तक हमारा सिलेबस खत्म होगा? ये नेक्स्ट वीक 15-10 दिनों में खत्म हो जाएगा, 10-15 दिन में। मतलब 10 अगस्त तक हो जाएगा? नहीं ये एक्सटेंड होगा क्योंकि छुट्टियां भी तो आई थी ना। अच्छा सर, हाँ जी एक्सटेंड होगा। जी बेटे नेक्स्ट, ऐसे बोले बेटे। सर ये जो आपने मतलब जो इनहिबिटरी में लिखवाया है अमाइनो एसिड्स वाला, तो सर ये जो हमारे पास बायोजेनिक अमाइंस होते हैं ये भी तो अमाइनो एसिड्स के बारे में। बायोजेनिक अमाइंस, ये देखो यहाँ पर बायोजेनिक है, इसका और इसमें डिफरेंस होता है, हमें डिफरेंस नहीं पढ़ना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। मतलब दोनों डिफरेंट चीजें हैं ये। हाँ डिफरेंट चीज, वो बायोजेनिक इसलिए लिखा हुआ है। सही। और सर मैंने ये पूछना था, ये जो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ये सीरोटोनिन, ये मतलब बायोजेनिक अमाइंस के अंदर ही आ जाते हैं या फिर ये नहीं अलग से आएंगे। सही। और सर ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वाला, बस ये आपने इतना बताया, ये इतना ही करना है या फिर कोई इतना ही करना है? इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली हार्ट पे होते हैं। ये गैप जंक्शंस आपने पढ़े ना, गैप जंक्शंस हार्ट में, ऐसा ना? यस सर। ये वो है इंटरकनेक्टेड इसको गैप जंक्शंस, रैपिड ट्रांसमिशन होती है जी, ठीक है जी ओके। नेक्स्ट वकास। Sir, I wanted to ask, do we have to memorize or know the diseases that come with the excited? कोई डिजीज नहीं आपने प्रिपेयर करनी, कोई डिसऑर्डर्स नहीं प्रिपेयर करने नर्वस सिस्टम के। Okay. जी फातिमा बेटे बोले। सर मैंने ये पूछना था कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है और केमिकल साइनेप्स है, इन दोनों में से एडवांस कौन सा है? बेटे ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, मोस्टली जो है हमारी बॉडी में ये मौजूद होते हैं केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस ब्रेन में होते हैं, हार्ट में होते हैं, तो ये लेस एडवांस है, ये मोर एडवांस है। ओके सर, थैंक्स। नूरुल निसा जी बेटे। सर मैंने ये पूछना था, जो पोटेशियम लिक्विड होती है लीक चैनल से, वो फैसिलिटेटेड डिफिजन के जरिए होती है या सिंपल? फैसिलिटेटेड डिफिजन एक्चुअली जो पैसिव डिफिजन है, इसकी एग्जांपल है फैसिव डिफिजन, वो चैनल मीडिएटेड है, पैसिव होगी, फैसिलिटेटेड डिफिजन होगी। सर अगर ये दोनों आ जाते हैं तो फिर हमने फैसिलिटेटेड लिखवाना है या नॉर्मल? नहीं बेटे दोनों कैसे आएंगे, एक कांसेप्ट ही यही है कि आपके पास जो फैसिलिटेटेड डिफिजन है ये हमेशा पैसिव होगी, पैसिव की टाइप है, पैसिव होगी,
पैसिव के थ्रू किसकी होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन सी होगी, चैनल मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड, चैनल के थ्रू होगी तो चैनल मीडिएटेड होगी। सही सर। जी जी मानूर बेटे बोले, बेटे जल्दी कर ले, 2 मिनट रह गए। मानूर जी बेटे आपने हैंड रेस किया। मानूर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोमल शिराज। सर हम ये पैसिव है फैसिलिटेटेड में कैरियर और चैनल दोनों को कहेंगे? हाँ जी, मोस्टली पैसिव में और जो दोनों हो सकती है। सर ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है ये अमाइनो एसिड इन नेचर नहीं है? बेटे अमाइनो एसिड तो नेचर है लेकिन वो बायोजेनिक अमाइन नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके। अलीना जो है फ्रूट बेटे जी आप बोले। सर आपने कहा था कि एंडोर्फिन जो है वो हार्मोन और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है और उसी तरह तो जो है अड्रेनल हार्मोन्स और नॉरएड्रेनल वो भी तो इसी तरह ही करते हैं ना, तो इसमें अगर वो भी आए तो वो भी बेटे ये मैंने बताया इनहिबिटरी का। जी सर मैं भी यही कह रही हूँ। एक्साइटरी में तो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है ना? हाँ जी, एक्साइटरी में एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन। ओके सर। ये हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। मैं ना फॉर एग्जांपल जब ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नर्व सिस्टम को कैसे पता चलता है, ये करते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है खुशी गमी में, कभी किसी की लो हो जाती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू है। उम्मीद ताहिरा जी बेटे। सर मैंने मीटिंग लेट ज्वाइन की थी तो मुझे नहीं पता आपने ये वाला बता दिए वाला पॉइंट या नहीं बताया सर, मुझे क्लियर नहीं, आप मुझे बता दें। सर concentration of potassium is 30 times greater in the fluid inside the cell than outside the concentration। तो ये हमारी बुक के अंदर तो 20 टाइम्स है ना, तो फेडरल की बुक में 30 टाइम्स है, ये मुझे समझ नहीं आया। पंजाब की बुक में लिखा हुआ है 20, फेडरल की बुक में लिखा हुआ है 30, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास ऑप्शन में 30 होगा तो आप क्लिक कर देंगे, अगर 20 होगा तो 20 क्लिक कर देंगे, इकट्ठे कभी नहीं आएंगे आपको ये, ठीक है जी सर। जी साद वसीम। सर मैंने ये पूछना था जो सेरोटोनिन होता है तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता? सेरोटोनिन इनहिबिटरी होता है, कब पढ़ा ये, कब हो गया इनहिबिटरी? मेरे ख्याल से वही होता है, मतलब हमने हमारे वाले कोर्स में तो इसका नहीं था वो, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से इसको होना इनहिबिटरी चाहिए। इनहिबिटरी होना चाहिए, ये एक्साइटेटरी होता है बेटे, क्योंकि एक्साइटेटरी है, ये एक्साइट करेगा तो नींद जो है वो आपको बेसिकली, ये सिगरेट्स में भी होता है ना, सिगरेट में भी होता है सेरोटोनिन, स्मोक में होता है, हमारी बॉडी में है। तो सेरोटोनिन और डोपामिन जो है ये अफेक्ट करते हैं स्लीप को, मूड को, अटेंशन को और लर्निंग को। तो ये एक्चुअली होता ही अकॉर्डिंग टू आवर बुक इट इज न्यूरोट्रांसमीटर। और ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्चुअली आपके पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है सर जी। मे बी इनहिबिटरी हो, आपने नेट से पढ़ा हो या किसी बुक में, अगर तो नेट से पढ़ा तो मैं उसको नहीं मानूंगा, अगर वो बुक का कोई रेफरेंस है तो मुझे बता दें, मैं इसको पढ़ लूंगा। अच्छा बेटे कल